गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कपिल मेड़ा। हम पढ़ने जा रहे कक्षा 6 अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा है। कई बार लोग दूसरों से अलग होते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है या उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों से शामिल नहीं किया जाता है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो हमें कुछ दुख होता है, गुस्सा आता है और हम उस असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आपने ऐसा सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है कि हमको क्यों अलग किया जाता है, चिढ़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है? इस पार्ट में हम हमारे साथ यह समझने की कोशिश करेंगे कि अनुभव हमारे समाज में और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं को कैसे जुड़े हुए हैं। यह असमानता हमारे समाज में किस प्रकार से जुड़ी हुई है, लोग एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं। विविधता तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम भेदभाव का देखेंगे। इसमें विविधता में मतलब अलग अनेक प्रकार के लोग आते हैं और अनेक प्रकार के लोगों में भेदभाव भी शामिल होता है। हम पढ़ेंगे लड़के और लड़की में भेद, हम क्या है और हम यह कैसे है। यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं। उत्सव माने त्योहार, हम कौन से खेल खेलते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। इन सब पर हमारे रहने और इतिहास का असर पड़ता है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज में हम जिस समय में हम इतिहास के समय से जो हमारे चलते आ रही है विधियां, उसी पे हम आधारित कार्य करते हैं। हमारे रीति रिवाजों के आधार पे हम चलते हैं और हमारा खान पान और रहन सहन उसी के आधार पर होता है। यह विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनाती है। विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनाती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आशा महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। जो हमारी तरह दिखते हैं हम उसमें ही सुरक्षा महसूस करते हैं। जो हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें बहुत भिन्न अलग दिखाई देते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। जब हम किसी अजीब व्यक्ति को देखते हैं तो हमको उनसे थोड़ा डर सा महसूस होता है, हमें अजीब लगता है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते हैं कि हमसे अलग क्यों है, वे लोग हमसे अलग क्यों है, हम ये नहीं जान पाते हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में तरह तरह की राय बना लेते हैं कि ये ऐसा दिखता तो ऐसा होगा, वैसा होगा। अपने दिमाग से, बहुत सारे दिमाग से अलग अलग तरीके के विचार बना लेते हैं, भावना बना लेते हैं कि ये ऐसा लोग है, वैसा है। इस प्रकार से अब हम पढ़ते हैं लड़के और लड़की में भेद। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। आप भी जानते हैं कि लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई है। अब आप बोलोगे कि हम लड़का है, हम लड़की है, इस प्रकार से होते, लेकिन इसमें क्या सब बात होती है कि भेदभाव होता है। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि वे लड़के रोते नहीं हैं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप करते हैं कि रो मत तुम लड़के हो, रो मत तुम लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे यह विश्वास लगने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। ये हमें ऐसा भर दिया जाता है कि लड़के कभी रोते नहीं, इसलिए लड़के नहीं रोते। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो अपने आप को रोक लेता है। अगर किसी लड़के को रोना भी आएगा तो वो रोक लेगा। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। लड़के में ऐसा भरा जाता है, बचपन से ऐसे सोच भर दी जाती है कि लड़के बचपन से ही बहादुर होते हैं, तो लड़के रोने की निशानी नहीं है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो। ऐसा है कि हम व्यक्ति हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि लड़का और लड़की नहीं है, क्योंकि दुख तो सभी को होता है, समान दुख होता है तो रोने की इच्छा हो जाती है। खासकर जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो
लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं। लड़के जब बड़े होते हैं तो सीख लेते हैं या सिखा लेते हैं और रोते नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो रोते नहीं है। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। लोगों के कहने भर से हम मान लेते हैं कि लड़के अलग है और लड़कियां अलग होती हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम लोगों के बातों के अनुसार हमारा जीवन जीते हैं और सोच बना लेते हैं कि लड़के अलग होते हैं और लड़कियां अलग होती हैं। ये सब रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। हम ऐसी धारणा बना लेते हैं लोगों को कहने के अनुसार, तो इसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। किसी को हम कहते हैं ये बेवकूफ है, इसको क्या अक्ल है। किसी को अपराधी के ये गुनहगार है, ये अपराध करता है। किसी को बेवकूफ, उसको दिमाग नहीं है, बेवकूफ है, पागल है, इस प्रकार से बात करते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देता है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए लड़कियां नहीं उड़ा सकती, जैसे अब माना जाए कि हवाई जहाज लड़कियां नहीं उड़ाई जा सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर यह पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हमारे में हो। ऐसा कार्य कि लोगों के कहने से कि तुम नहीं कर पाओगे या लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा कहने से उनमें क्या आ जाता है, हताशा आ जाती है और वे इस प्रकार से कार्य वो आते हुए भी नहीं कर पाते हैं। असमानता एवं भेदभाव। असमानता और भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसा शुरू से चली आई धारणाएं बनी हुई कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसा करते हैं, फलाना, इस प्रकार से इनमें भावना बनी होती है, इसको कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को पाने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने से रोक दिया जाता है, तो कुएं या हेडपंप से पानी भरने में रोक दिया जाता है, तो इसका मतलब कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आपने अधिकतर सीरियलों में देखा होगा कि हमें ऐसी कहानियां बताई जाती है कि पहले के समय में किसी को पानी नहीं भरने दिया जाता था, किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, किसी को नौकरी नहीं करने दी जाती थी। इस प्रकार से होता है असमानता और भेदभाव को जन्म देती है और ये होता है भेदभाव। भेदभाव का सामना करने पर, अभी तो भेदभाव जो रहा, हम भेदभाव का सामना करने पर लोगों को क्या क्या परेशानी आती है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम धंधे करते हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए लोग कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन मांजना, मछली पकड़ना, बढ़ाईगिरी करना, खेती, बुनाई इत्यादि का कार्य करते हैं। कुछ लोगों का काम दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कोई लोगों का कार्य बहुत ऐसे बोलते हैं कि इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा या अपवित्र माना जाता है। जो लोग सफाई का कार्य करते हैं, कपड़े धोने का कार्य करते हैं, बाल काटने का कार्य करते हैं, कचरा उठाने का कार्य करते हैं, तो इनको अच्छा नहीं माना जाता है कि इनका कार्य का कोई महत्व नहीं है, कोई भी कर सकता है। इस प्रकार से यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। ये जाति व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोग समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे होती है। एक जाति, ये धर्म, ये जाति है, ये ऊंची जाति के लोग हैं, ये नीची जाति के लोग हैं। इस प्रकार से हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने अपने को ऊंची जाति में रखा है और उत्कृष्ट कहा है। मतलब जो सबसे ऊंची सीढ़ी पे है वो कहता है कि हम ऊंची जाति के लोग हैं और हम सबसे उत्कृष्ट है, हमारे से दूसरी जाति के लोग क्या है, नीचे है, गंदे हैं। इस प्रकार से भेदभाव चलते आए हैं।
समानता के लिए संघर्ष। अब हम पढ़ रहे हैं समानता के लिए संघर्ष करना। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता का व्यवहार के लिए भी किया गया संघर्ष शामिल है। दलितों और तो जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया है उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जब उस पुराने समय में इनके साथ भेदभाव होते थे तो इन लोगों ने इसका संघर्ष किया कि हमको भी समानता का अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, हम भी हमारा कमा के खाते हैं। तो ऐसा करके इन लोगों ने क्या करा था, समानता के लिए संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी। जैसा कि पहले भी बात हुई, हमारे बहुत सारे दलितों से संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे हमको भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। इस प्रकार से पहले के समय में दलित परिवारों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था और महिलाओं को पढ़ाई के लिए अधिकार नहीं थे। महिलाएं केवल घर में रहती थी और कार्य करती थी, लेकिन इन्होंने आवाज उठाई कि हमें भी पुरुषों के समान पढ़ने का अधिकार मिले। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानता पर विचार किया कि बहुत सारे असमानताओं को देखा और संविधान लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया गया जाता है और लोगों के उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। इस तरह कई नेता ने लड़ाइयों के हिस्से लिए और डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए नेताओं के ने संविधान ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा, भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, ऐसा लक्ष्य रखा और संविधान का निर्माण किया कि इसमें सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और आज इसे कानून रूप में खत्म कर दिया गया, कानून रूप से खत्म कर दिया गया है। इसीलिए हमारे अम्बेडकर ने संविधान लागू किया और सभी को समानता का अधिकार दिया और छुआछूत जैसी अस्पृश्यता को हटा दिया गया और अगर आज के जमाने में कोई ऐसा करता है तो उनको कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार से हमारे देश में भेदभाव चलता आया है शुरू से और इसी को संविधान के माध्यम से सही किया गया है और सभी को समान अधिकार दिया गया है। न लड़के कोई कम होते हैं, न लड़कियां कोई कम होती, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। धन्यवाद बच्चों। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे सरकार क्या है। अभी हम संविधान पढ़ रहे थे, अब हम अगले पार्ट में संविधान क्या है के बारे में पढ़ेंगे, सरकार क्या है। धन्यवाद, आज के लिए इतना है। थैंक यू बच्चों।